रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ ऐसा लिखा है लैम्डा, है ना, ये इनपुट होता है हमारे पास। तो हम चाहें तो पेंसिल से अंडरलाइन भी कर सकते हैं। तो रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, ये नॉर्मली इंसिडेंट है, नॉर्मली 90 डिग्री पर आ रही है। राइट एंगल, यहाँ से आपको इनपुट मिल रहा है 90 डिग्री है, आइसोसेलस है, यानी दो साइड्स इक्वल हैं, ऐसा प्रिज्म है एबीसी। अब एनसीईआरटी में ये कहाँ पर है? एनसीईआरटी में बच्चों टीआईआर की जो एप्लीकेशंस हैं उसके बाद में पोरो प्रिज्म या बोले टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म टीआईआर की एप्लीकेशन में है, वहां पर ये है। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है। अब आपसे पूछा है फाइंड, आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, क्या पता करना है, इसी को आपको फाइनल आंसर में लिखना है। मिनिमम वैल्यू निकालनी है आपको, किसकी? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन की मिनिमम वैल्यू आपको पता करना है। एन मिनिमम किसके लिए? इसके मीडियम के लिए कितना हो, फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू अकर ऑन द फेस BC, इस फेस पे टीआईआर हो जाए। तो अगर ये रेंज आ रही है 45 डिग्री पर और हम देख रहे हैं टीआईआर हो रहा है, तो हम जो फॉर्मूला है, रिलेशन है क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम के बीच, उसको यूज करेंगे। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन कैसे लिखना है आपको। आपने आंसर नंबर 4 लगाया, पार्ट ए। आपको याद रखना है सारे जो पार्ट है वो एक ही जगह पर होने चाहिए। आप लिखेंगे इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर दैट। तो क्या क्लियर है फिगर से? यहाँ देख रहे हैं फॉर आई इक्वल टू 45 डिग्री रे सफर कर रही है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और हमें पता है टीआईआर होने के लिए जरूरी है एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। क्या ये बात सही है? तो हम बोलेंगे जब ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तब तो टीआईआर नहीं होगा। तो एग्जैक्ट अगर आप टीआईआर ही करवाना चाहते हैं तो ये इक्वल टू का सिंबल वहां नहीं आएगा, ठीक है। अब क्योंकि मिनिमम पूछा है तो हम बाउंड्री लाइन कंडीशन में इसको शामिल करना चाहें तो कर भी सकते हैं, गलत नहीं है। पर एग्जैक्ट अगर टीआईआर करवाना चाहते हैं तो इक्वल टू पर टीआईआर नहीं होता है। इट शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सो हमने लिखा साइन आई ग्रेटर देन साइन आई सी, पर साइन आई सी होता कितना है? 1/n होता है। ये टीआईआर का फॉर्मूला आपके पास, जहाँ पे एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम। तो अब ये लिखने में गलत आ गया, ये है 45 डिग्री, ये वाला एंगल हमने यूज किया। साइन 45 डिग्री ग्रेटर देन 1/n, और साइन 45 की वैल्यू 1/√2 ग्रेटर देन 1/n, और n शुड बी ग्रेटर देन √2, यानी मिनिमम वैल्यू जो है वो क्या हो गई? 1.414। इससे थोड़ी सी भी ज्यादा होगी तो टीआईआर होगा। तो मिनिमम वैल्यू जो हम बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वो होगी 1.414। ये था पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट बी पर चलते हैं बच्चों। फॉर एनी गिवन थिन प्रिज्म, अब की बार आप यहाँ पे गौर कीजिए, कीवर्ड्स है थिन प्रिज्म है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? थिन प्रिज्म वाला लगेगा, जनरल फॉर्मूला नहीं लगेगा, प्रिज्म फॉर्मूला नहीं लगेगा। स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल कौन सा? ए है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन है, एंड इंसिडेंट ब्लू लाइट, उस पर ब्लू कलर की लाइट इंसिडेंट है। अब हमें इसके बेसिस पे ये जवाब देना है। राइट द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम डेविएशन को या तो दिखाएंगे कैपिटल डी से या दिखाएंगे डेल्टा सबस्क्रिप्ट एम से। तो हमें इसका फॉर्मूला लिखना है किसके लिए? थिन प्रिज्म के लिए। आपको आता होगा, नहीं आता है तो आप जो मेन प्रिज्म फॉर्मूला है उसमें एंगल्स को स्मॉल का अजम्पशन लगाकर, यानी साइन थीटा इक्वल टू थीटा, ये लगाकर आप इसे ऑब्टेन कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इफ द होल अरेंजमेंट इज इमर्स्ड, आपको बोला कि पूरा का पूरा अरेंजमेंट किसी ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन डैश जो कि एन से कम है। एन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? प्रिज्म के मटेरियल का। सपोज ये ग्लास है और सपोज ये लिक्विड जो है वाटर है, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से कम होता है, हम जानते हैं। हाउ विल द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन चेंज? डेल्टा एम पर क्या फर्क पड़ेगा, ये हमको बताना है। बच्चों क्वेश्चन बहुत सीधा सा है, बस समझने का फेर पड़ता है। अगर आप लैंग्वेज से प्रिडिक्ट कर पाए, समझ पाए, तो काम आसान हो जाता है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में ऐसे लिखेंगे, आंसर नंबर जो भी है इसका 4 है, तो 4। बी पार्ट है तो बी पार्ट का ये फर्स्ट पार्ट, उसका जवाब हम दे रहे हैं क्योंकि बी में फिर से दो पार्ट है। ये सब पार्ट्स का विशेष ध्यान रखना है आपको इस बार एग्जाम में। फॉर एनी गिवन थिन प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव जाना है तो क्वेश्चन की लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं आंसर में। तो सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखा,
इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इसको आप ब्लॉक में बंद कर सकते हैं, हाईलाइट करना है। कुल मिलाकर जो भी येलो कलर से मैंने लिखा हुआ है वो सब आपको आंसर में हाईलाइट करना है। हाईलाइट करना है, हाईलाइटर लेकर नहीं करना है। वही पेन जिसका इस्तेमाल आप आंसर लिखने के लिए कर रहे हैं उसे ब्लॉक बना दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। तो ये तो हो गया फॉर्मूला a टाइम्स n माइनस वन। अब आपसे पूछा है जो अगला जवाब, तो उसको गैप के साथ ही, आप देख रहे हैं यहाँ पे गैप है, तो गैप के बाद आपको उसका आंसर लिखना है। इफ द होल अरेंजमेंट इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n dash लेस देन n, देन द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन आल्सो डिक्रीजेस। तो ये पार्ट आप अंडरलाइन करके आएंगे, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिक्रीजेस, तब बात बनेगी। क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक कर रहा है उसको ये कीवर्ड्स डायरेक्ट डायरेक्ट नजर आने चाहिए। बच्चों जो भी बातें मैं समझा रहा हूं आपको, इनको फॉलो करना है आपको एग्जाम के दौरान। लिखने में आपको यही पैटर्न रखना है। फिर जिस दिन आपका पेपर है 20 तारीख को, 20 तारीख को दिन में 3 बजे आपका जब पेपर हो जाएगा तो उस पेपर के सॉल्यूशन लाइव हम डिस्कस करेंगे एलन के यूट्यूब चैनल के थ्रू। तो वहां हम मिलेंगे, तो वहां कमेंट करके बताना फिर कि ये देखो कंसेप्ट आया कि नहीं आया। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये कंसेप्ट आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो वहां आप कमेंट करके बताना। अगर नहीं आए तो वैसा लिखना, अगर आ जाए तो वैसा लिखना। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट पे। फॉर एनी गिवन थिन प्रिज्म, अभी उसी थिन प्रिज्म की बात चल रही है, स्मॉल एंगल ए, यानी ये डेटा तो वो का वही है, ब्लू लाइट थी। फॉर सम एंगल ऑफ इंसिडेंस, सेकेंड पार्ट में पूछा है, ऑन द सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म द इंसिडेंट ब्लू लाइट अंडरगोज टीआईआर। जो ब्लू लाइट है उसका टीआईआर हो रहा है। हाउ एवर, जबकि अगर हम लाल रंग की रोशनी उस पर डालते हैं, उतने ही एंगल पर डालते हैं, तो क्या हो रहा है, सेकेंड फेज पर प्रिज्म टीआईआर शो नहीं कर रहा है, उसका टीआईआर नहीं हो रहा है। तो उसका कारण आपको बताना है। आपके आंसर में क्या कंटेंट होना चाहिए, इसका रीजन। तो एक तो हम क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज करेंगे और फिर साथ में आंसर लिखेंगे। ब्लू का टीआईआर हो रहा है, रेड का नहीं हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो आंसर आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, नंबर लगा देंगे, बी पार्ट सेकंड ये सब लगा देंगे। एज वी नो, जैसे कि हम जानते हैं, फॉर ब्लू लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज्यादा होता है, किससे, रेड से। कैसे याद रखना है, बहुत आसान है। प्रिज्म में ब्लू कलर सबसे नीचे होता है, वॉयलेट सबसे नीचे होता है, रेड ऊपर होता है। जिस जो सबसे ज्यादा बैंड होगा वो सबसे ज्यादा नीचे जाएगा। कौन सबसे ज्यादा बैंड होगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। तो रेड से ज्यादा है ब्लू का। सो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, अभी अभी आपने फॉर्मूला देखा था लास्ट क्वेश्चन में, उसके लिए जो क्रिटिकल एंगल है वो कम होगा, है ना, इनवर्स रिलेशन में है। तो रेड लाइट से क्रिटिकल एंगल कम है ब्लू के लिए। तो ब्लू के लिए जब क्रिटिकल एंगल कम है तो एक सर्टेन एंगल पर ब्लू का टीआईआर हो सकता है और रेड का नहीं होगा। तो न्यूमेरिकली हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, फॉर ए गिवन मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वॉयलेट कलर के लिए अलग है, रेड कलर के लिए अलग है। मैंने ब्लू की जगह वॉयलेट ले लिया, आप चाहें तो यहाँ पे बी की जगह बी लिख सकते हैं। दोनों ओके हैं, उसमें आपके नंबर कटने वाले नहीं है, पर आप ज्यादा प्रिसाइज जाना चाहें तो ब्लू लिख सकते हैं। सो क्रिटिकल एंगल जो है आईसीआर, वो किसके लिए ज्यादा है, ये सी से क्रिटिकल, आर से रेड। रेड के लिए बड़ा है, ब्लू के लिए छोटा है। सी फॉर क्रिटिकल, बी फॉर ब्लू। इन दिस सिचुएशन, सिचुएशन जो है वो इस तरह से है कि अगर मान लें हम आई, कैपिटल नहीं है, छोटा आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है सेकेंड फेस ऑफ द प्रिज्म के लिए, तो क्रिटिकल एंगल की बात नहीं कर रहे, अब हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की। अगर ये सिचुएशन है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो ब्लू कलर के लिए क्रिटिकल एंगल है उससे तो ज्यादा है, तो ब्लू का तो टीआईआर हो जाएगा, पर रेड के लिए जो क्रिटिकल एंगल है उससे कम है, तो रेड का टीआईआर नहीं होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो क्वेश्चन इस पेपर में रहा है वो यही है, और पार्ट में क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट। एक ग्लास स्लैब आपको दी हुई है, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, एक्स वाई, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, दिस इज द ग्लास स्लैब। और इसमें कर्व साइड है, ये कर्व साइड है वाई पी एक्स, एंड प्लेन साइड ऑन द राइट, ये डब्ल्यू जेड। ऑन द लेफ्ट ऑफ द कर्व साइड एक्स पी वाई, यहाँ पर हवा है जैसे कि लिखा हुआ है, एंड ऑन द राइट साइड ये वाटर है, यहाँ पानी है। किसी ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है इस ग्लास स्लैब के अंदर, ऊपर ऑब्जेक्ट है, बियॉन्ड इट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इस तरह से।
आपसे कहा जा रहा है रे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, इस डायग्राम को कॉपी करें, पहले तो उसको बनाना है और उसके बाद कंप्लीट करना है रे डायग्राम, और उसमें रिप्रेजेंट करना है इमेज आई को कि फाइनल इमेज आई बन कहाँ रही है, किधर से देखने पर, फ्रॉम लेफ्ट साइड। इमेज आपको बनानी है इधर से देखने पर आपको इसकी इमेज ऑब्जेक्ट दिखाई कहाँ देगा, वो आपको बनाना है। और साथ साथ में आपको लिखकर बताना है स्टेट वेदर कि ये जो इमेज है वो रियल होगी या वर्चुअल होगी। वर्चुअल तब बनती है जब मिलती हुई लगती है, रियल तब बनती है जब वास्तव में मिलती है रेज। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम ये मान सकते हैं कि एक रे तो ऑब्जेक्ट से जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग, ऑन द बोथ साइड्स हम उसको ले सकते हैं, इधर भी जा रही है इधर भी जा रही है। अब दूसरी रे प्रिंसिपल एक्सिस को जहां भी मिलेगी वहीं इमेज बन जाएगी। तो बच्चों इस क्वेश्चन में खास बात क्या है वो देखो। पहले मैं इसका एक सॉल्यूशन दिखाता हूं आपको। ये एक प्रोबेबल सॉल्यूशन है कि ऑब्जेक्ट से रे चली, क्योंकि ये जा रही है, सिंपल कंसेप्ट यूज करना है, ये जा रही है डेंसर, ग्लास इज डेंसर मीडियम, डेंसर टू रेयर। तो ये जो नॉर्मल मैंने खींचा है यहाँ पे, ये नॉर्मल है, एंड सी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन खींचेंगे डॉटेड, ये नॉर्मल है। और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल से दूर हटेगी रे क्योंकि आर शुड बी ग्रेटर देन आई, दूर हटी। तो जब मैं इसको इधर आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो इधर तो कहीं पर भी मिलते हुए नहीं लगेंगे ये, क्योंकि डाइवर्जिंग है। पर पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाएं तो हमको क्या करना है, ये जो वाई आई रे है इसको डॉटेड बनानी है बच्चों, है ना। करेक्शन कर लेना इस डायग्राम में, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, जो भी वर्चुअल होता है उसको डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। और इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये पानी में चले गया, क्योंकि जब वर्चुअल दिखा रहे हैं हम, यानी रे यहां से आती हुई लगेगी, तो इमेज कहां पर बनेगी, आई पर। और इमेज कैसी होगी, इमेज होगी वर्चुअल। द कर्व सरफेस विल फॉर्म वर्चुअल इमेज एट आई। और क्योंकि ये वर्चुअल है तो पानी की प्रेजेंस का उसकी पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, नहीं यहाँ कहीं आपको बेंडिंग दिखाने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट है जो आपको समझना है। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। पर सोच के देखिए, अगर, क्योंकि ये डायग्राम अप टू स्केल तो होते नहीं है, अगर ये एंगल ज्यादा हो आई, बढ़ते बढ़ते अगर ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो ये रे रिफ्लेक्ट होकर यहीं आ जाएगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके, और इमेज यहां कहीं बन जाएगी जो कि रियल इमेज होगी। ठीक है। अच्छा, अगर एंगल बीच का कुछ इस तरह का है कि रे की बैंडिंग, यानी आई की वैल्यू कुछ इस तरह से कि रे जो है बैंड हो गई, नॉर्मल से इतना दूर हटी कि बैंड होकर इधर आ रही है, तो यहां जाकर कहीं मिलेगी, तो यहां रियल इमेज बन जाएगी, वो भी सही है। यानी तीन कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने बता दिया आपको। चौथा कॉन्फ़िगरेशन क्या हो सकता है, चौथी पॉसिबिलिटी ये बनती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए एक विशेष मान एंगल ऑफ इंसिडेंस का ऐसा हो सकता है कि ये रे पैरेलल हो जाए। पैरेलल हो गई अगर तो इन्फिनिटी पर मिलेगी, तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर। तो ये सारे ही केसेस यहाँ पॉसिबल हैं। ऐसी सिचुएशन में ऐसे क्वेश्चन को हम कहते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन या ओपन एंडेड प्रॉब्लम, जिनके एक से ज्यादा सॉल्यूशन सही हो सकते हैं। So this question can have more than one solution depending on value of angle of incidence at curved surface xpy। ये खाली मैंने आपके लिए कमेंट लिखा है बच्चों, एक्चुअल में आपने ये डायग्राम बनाया जो यहाँ बना हुआ है तो ओके, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। बाकी मैंने जो केसेस डिस्कस किया, अगर उनमें से कोई भी डायग्राम आप बनाते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। इफ एंगल बिकम ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल देन टीआईआर में टेक प्लेस। दूसरा केस हो सकता है फॉर ए सर्टेन वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस रे विल एमर्ज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तीसरा केस हो सकता है फॉर ए सर्टेन रेंज ऑफ एंगल्स रियल इमेज में आल्सो फॉर्म, व्हिच आल्सो डिपेंड्स ऑन वैल्यूज ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ डिफरेंट मीडियम, जो कि हम ट्रू वैल्यूज लेकर एग्जैक्ट डायग्राम भी बना सकते हैं। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 यानी 4/3 लेकर, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 1.5 लेकर, वाटर का 1 लेकर, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वाटर का रोल तब तक नहीं है बच्चों जब तक कि हम इमेज को राइट साइड से ऑब्जर्व ना करें। राइट साइड से मींस, वापस पे ले जाता हूं मैं, जब तक हम ऑब्जर्वर इधर से ऑब्जर्व कर रहा है तब तक पानी का कोई रोल नहीं है। अगर इधर से ऑब्जर्व करे राइट साइड से, तब इस वाटर का रोल पिक्चर में आएगा। तो ये हमने समझा ये सवाल, जो कि था तो बहुत आसान, पर
मैक्सिमम बच्चे इसी सवाल की वजह से परेशान रहे कुछ समय तक, जब तक कि सॉल्यूशन उनको नहीं मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों, बी पार्ट पे। इन ए रिफ्रैक्टिव टाइप ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप आपके सिलेबस में, रिफ्लेक्टिंग भी है मिरर वाले, ये लेंस वाले की बात हो रही है। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन इट्स मैग्नीफाइंग पावर? तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला अगर आपको पता है तब आप इम्पैक्ट बता पाएंगे। अगर ऑब्जेक्टिव और आईपीस लेंस को इंटरचेंज कर दें तो हाइपोथेटिकल आपको सिचुएशन दे दी, एक्सप्लेन योर आंसर, तो क्या असर होगा? तो बहुत सिंपल है, अगर आप फॉर्मूला जानते हैं, वी नो दैट, ऐसे लिखेंगे आंसर को हम, मैग्नीफाइंग पावर जो है रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप की होती है एफ ओ अपॉन एफ ई। मैंने माइनस सिंबल लगाया, एनसीईआरटी में माइनस नहीं है। एक्चुअल में माइनस सिंबल ये सिग्निफिकेंट मतलब ये सिग्निफाई करता है या बताता है कि इमेज ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इन्वर्टेड होती है। तो सही तो ये है, एनसीईआरटी में वो मिसिंग है माइनस वाला पार्ट जो है, पर अगर आप यहाँ प्लस भी लगा देते हैं तो भी आपको पूरे नंबर मिलने वाले हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में माइनस नहीं है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में ये फॉर्मूला एफ अपॉन एफ ई। नियर पॉइंट एडजस्टमेंट, इसका केस डायग्राम वहां नहीं बना हुआ है एनसीईआरटी में, पर सिलेबस में आपके है, डिराइव करके हम दिखा सकते हैं, माइनस एफ अपॉन एफ ई टाइम्स 1 प्लस एफ ई अपॉन डी, डी है 25 सेंटीमीटर। क्लियरली इफ वी इंटरचेंज द ऑब्जेक्टिव इन आईपीस, यहाँ से हम देख सकते हैं, तो एफ ई ऊपर और एफ ओ नीचे आ जाएगा। तो सीधी सीधी सी बात है, मैग्नीफाइंग पावर घट जाएगी, लेस देन 1 हो जाएगी, इमेज जो है डिमिनिश हो जाएगी। सो दिस विल बी द इफेक्ट, ऐसे हमें लिखना है। सी पार्ट पे चलते हैं, आपको बताना है एक एडवांटेज यूजिंग एन ऑब्जेक्टिव लेंस विद लार्ज अपर्चर। अपर्चर अगर आपने बढ़ा दिया, हालांकि रिजॉल्विंग पावर आपके सिलेबस में नहीं है, पर आपको यहाँ पर ये रिजॉल्विंग पावर से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर मिला है। तो क्या होगा अगर आपने बड़ा लेंस लिया, इफ यू यूज ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ लार्ज अपर्चर, तो उसके एबिलिटी बढ़ जाएगी लाइट गैदर करने की, ज्यादा रोशनी उसमें समा पाएगी, और उसके कारण उसकी रिजॉल्विंग पावर बढ़ जाती है, यानी एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन नियर बाय ऑब्जेक्ट्स, वो उसकी बढ़ जाएगी। तो आप इन्हीं शब्दों में अपने आंसर को लिख सकते हैं, उसके लिए आपको मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द रेशियो? जहां पे भी आप छोटा आंसर लिख रहे हैं वो अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, जहां बड़ा आंसर लिख रहे हैं बड़े बड़े पैराग्राफ, वहां आपको अंडरलाइन करना है। फिफ्थ का ए पार्ट, रेशियो ऑफ मिनिमम टू मैक्सिमम एनर्जी, ये निकालना है। मिनिमम टू मैक्सिमम एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एमिटेड बाय ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करेगा टू द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम, जाएगा ग्राउंड स्टेट पर, कहां से जाएगा? तो मैक्सिमम, कहां से जाएगा? तो मिनिमम। तो जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, फिर से इसी पर बेस क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया। एनर्जी लेवल डायग्राम को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। आपको पता है -13.6 फिर -3.4, इस तरह से एनर्जी के लेवल चलते हैं वहां पर। तो मैक्सिमम एनर्जी मिनिमम एनर्जी का रेशियो हमको निकालना है। हम चाहें तो डायरेक्ट आंसर 3/4 यहाँ पे लिख कर फिर एक्सप्लेनेशन उसका दे सकते हैं। जस्टिफिकेशन ये है, मिनिमम एनर्जी जो है वो कब एमिट होगी? जब n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन होगा, ये मिनिमम डिफरेंस है। तो E मिनिमम हो गया E2 माइनस E1, और सीधे अगर आपको वैल्यू याद है -3.4 और -13.6, तो याद आता है 10.2। डिफरेंस डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप। और मैक्सिमम एनर्जी के लिए इन्फिनिटी वाला ट्रांजिशन काम करेगा, इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 1, और आप रेशियो निकाल सकते हैं। E मैक्स हो गया E इन्फिनिटी माइनस E1, यानी 13.6। विदाउट एनी कैलकुलेशन, ये डायरेक्ट डेटा आपको याद है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। तो E min अपॉन E मैक्स आपका आ गया ऐसे 3/4। क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट, एज पर डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन, डी ब्रोगली का जो एक्सप्लेनेशन था किसका? बोर क्वांटाइजेशन कंडीशन के लिए। आपको पता होना चाहिए कि डी ब्रोगली ने एक्सप्लेनेशन दिया था mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई का, ऑफ एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट ए स्कीमेटिक डायग्राम। तो एनसीईआरटी में एक डायग्राम बना हुआ है, और जिन बच्चों ने मार्क्ड एनसीईआरटी यूज की है, जो मैंने प्रोवाइड की थी, जो बच्चे कांटेक्ट में रहे हैं उनको मैंने प्रोवाइड की थी, तो उसमें इंपॉर्टेंट मार्क्ड है वो डायग्राम। पार्टिकल वेव्स एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द टू स्टेट्स, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए। तो स्टैंडिंग वेव से रिलेटेड कंसेप्ट है, और ये डायग्राम आपकी मेमोरी में होना चाहिए, एनसीईआरटी खोलेंगे मिल जाएगा। n इक्वल टू 2 का मतलब होता है कि दो दो वेवलेंथ पूरी आ जाए। तो
लॉजिकल सीक्वेंस क्या है इस डायग्राम को बनाने का, वो देख लीजिए। सबसे पहले आप बनाते हैं एक सर्कल, डॉटेड लाइन से आपको बनाना चाहिए। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। फिर आप क्या करेंगे, क्योंकि n इक्वल टू 2, तो आप इसके 4 बराबर हिस्से कर देते हैं। 4 पॉइंट आपने मार्क किए। अब आप जो है वेव फॉर्म चलाते हैं यहाँ से। ये यहाँ पर एक लैम्डा कंप्लीट हो गया क्रेस्ट ट्रफ मिला के। फिर ये आ गया दूसरा लैम्डा क्रेस्ट ट्रफ मिला के। फिर आप कंप्लीट कर सकते हैं डॉटेड लाइन से रिमेनिंग पार्ट को। तो कुछ इस तरह से ये डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है। इसकी प्रैक्टिस करके आपको जाना है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। n इक्वल टू 3 में आप अकॉर्डिंगली इसके 6 हिस्से करने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट मार्क करके डायग्राम आप बना देंगे। इसमें मार्क कर देंगे वेवलेंथ लैम्डा को, n इक्वल टू 2 के लिए, n इक्वल टू 3 के लिए। Next C part, express the de Broglie wavelength of an electron in the second orbit of Bohr's hydrogen atom in terms of radius. यानी ऑर्बिटल रेडियस की टर्म्स में आपको डी ब्रोगली वेवलेंथ को एक्सप्रेस करना है। तो कैसे करेंगे, न्यूमेरिकल पार्ट छोटा सा है, देखिए। सरकमफ्रेंस हम जानते हैं वो होता है 2 पाई आर एन, एन लैम्डा के बराबर। अब n इक्वल टू 2 यहां बोला है, सेकेंड ऑर्बिट मतलब n इक्वल टू 2, तो हमने n की वैल्यू यहाँ पे रख दी 2। तो लैम्डा कितना आ गया, 2 पाई आर अपॉन एन था, तो 2 पाई, तो पाई आर एन हो गया। तो अब सीधे सीधे दिख रहा है कि पाई टाइम्स, तो हम कह सकते हैं 3.14 टाइम्स द ऑर्बिटल रेडियस। अब इसकी वैल्यू अगर निकालने को कहा जाए तो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, ऑल्दो इस क्वेश्चन में ऐसा कहा नहीं गया है। तो अगर आप यहीं तक आंसर लिखते हैं देन इट इज क्वाइट ओके। 4 गुना यहाँ दिख रहा है हमको 4 टाइम्स, तो यहाँ तक ही आंसर 4 टाइम्स नहीं, सॉरी 3.14 टाइम्स, तो यहाँ तक ये ओके है। तो ये इस हिसाब से होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इसका ए पार्ट। पहली बार ऐसा क्वेश्चन घुमा दिया थोड़ा सा आपको। सर्किट गिवन, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ बायसिंग। बायसिंग का नेचर आपसे पूछ लिया, और डीसी के बजाय यहाँ पर ये आपको दे दिया है एसी सोर्स। ठीक है, डीसी सोर्स की जगह आपको दे दिया है एसी सोर्स, और ये पूछ लिया आपसे। माना कि किसी इंस्टेंट पे, जैसे कि डिफॉल्ट से हमें मानते हैं कि पहले पॉजिटिव पार्ट आएगा साइकिल का, फिर नेगेटिव पार्ट आएगा। तो पॉजिटिव पार्ट इंपोर्ट किया, तो ये वाला एंड पॉजिटिव है, ये वाला नेगेटिव है। पी साइड को हायर पोटेंशियल, एन साइड को लोअर, तो ये फॉरवर्ड बायस हो गया, और ये डायोड हो गया रिवर्स बायस, क्योंकि एन साइड को पॉजिटिव मिलेगा। पर अगले ही इंस्टेंट पे जब पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, यानी ये नेगेटिव पार्ट आएगा, ऊपर वाला एंड माइनस, ये वाला प्लस बनेगा, उस टाइम में रिवर्स बायस हो जाएगा, और ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना होगा। कुल मिलाकर आप ऐसे समझ सकते हैं इसको, कि जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में यस और नो ही वाली कंडीशन हो। मतलब ए और बी दो ही कंडीशन हो, नाइदर ए नॉर बी भी हो सकता है, आइदर ए और बी भी हो सकता है। तो वो संभावना अपने को लेकर चलनी। तो ड्यूरिंग आंसर इस तरह से लिखेंगे, पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी, आप चाहें तो बना भी सकते हैं प्लस माइनस करके। डायोड D1 फॉरवर्ड बायस, D2 इज रिवर्स बायस। नेगेटिव हाफ साइकिल हम बोलेंगे D1 इज रिवर्स बायस एंड D2 इज फॉरवर्ड बायस। तो ये कंप्लीट आंसर है इसका। बी पार्ट पे चलते हैं। एक नेटवर्क आपको दे दिया ABCD, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, जिसमें दो एक जैसे डायोड D1 D2 लगे थे। दोनों डायोड जो है रेजिस्टेंस ऑफर करे 30 ओम, जब फॉरवर्ड बायस में तो 30 ओम रेजिस्टेंस, और इनफाइनाइट जब रिवर्स बायस में है। तो आइडियल कंडीशन दे दी रिवर्स बायस के लिए, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अब आपसे पूछा है अगर मैक्सिमम करंट जो कि फ्लो हो सकती है डायोड्स में वो 30 मिली एम्पियर है, यानी उससे ज्यादा करंट फ्लो हुई तो जंक्शन जलकर खत्म हो जाएगा। अभी गर्मी पड़ रही है ना तेज, तो कई जगह आग लग रही है अपने आप। तो करंट ज्यादा फ्लो होने पर, करंट सेंसिटिव डिवाइसेस होते हैं सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ज्यादा करंट फ्लो नहीं करा सकते इनमें से, बियॉन्ड विच दे बर्न आउट। डिटरमाइन विच ऑफ द डायोड्स आर सेफ इन द अबोव सर्किट। कौन सा डायोड D1 और D2 सेफ है, कौन सा अनसेफ है। तो जिसमें भी करंट 30 मिली एम्पियर से ज्यादा हो जाएगी वो अनसेफ हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ दिख रहा है आपको ये 5 वोल्ट है, तो ये D2 तो हुआ रिवर्स बायस, D1 हुआ फॉरवर्ड बायस। तो अकॉर्डिंगली हम सर्किट को मॉडिफाई कर सकते हैं
हम लैंग्वेज लिखेंगे इन द गिवन सर्किट डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बायस, D2 इज इन रिवर्स बायस। तो डायोड D1 ऑफर करेगा रेजिस्टेंस 30 ओम और D2 ऑफर करेगा इनफाइनाइट। तो उस ब्रांच को हमने वहां से हटा दिया क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, उसमें करंट जीरो होगी। तो अब जो रिमेनिंग सर्किट बच गया उसी को तो सॉल्व करना है। तो 5 वोल्ट है और रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं 100, 70 और 30, तीनों को जोड़ दिया 200। तो करंट फ्लो हुई 5/200 और ये आती 25 मिली एम्पियर, ओनली 25 मिली एम्पियर। और डायोड सह सकते हैं 30 मिली एम्पियर तक, तो दोनों ही डायोड सेफ है सर्किट में, जलने का चांस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 पार्ट ए, गिवन आर टू न्यूक्लियर, दो न्यूक्लियर 1s3 2he3, जस्टिफाई। अब इनको क्या बोलेंगे, आइसोटोप बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे। तो आप देख रहे हैं भार बराबर है तो इनको बोलेंगे आइसोबार है। जस्टिफाई दैट दीज टू न्यूक्लियाई हैव द सेम रेडियाई, इनकी रेडियस को कंपेयर करना है आपको। तो सीधे आपको फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा इस पर बेस सवाल, याद रख लीजिए इसको। R इक्वल टू R0 टाइम्स A रेज़ टू पावर 1/3, बहुत काम का फॉर्मूला। तो कैसे सॉल्व करेंगे, हम लिखेंगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस गिवन बाय, ये फॉर्मूला लिखेंगे और फॉर्मूला लिखने के बाद यहाँ बता देंगे हम फॉर्मूले में R0 एम्पेरिकल कांस्टेंट होता है, 1.2 फर्मी की वैल्यू होती है, चाहे तो लिख सकते हैं। कैपिटल ए मास नंबर। अब ये दोनों न्यूक्लियाई में हम देख रहे हैं कि मास नंबर सेम है, यानी ए सेम है, इसलिए हम कहेंगे दोनों न्यूक्लियाई की रेडियस भी सेम है। सिंपल लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 का बी पार्ट, इस पे चलते हैं। साइंटिस्ट हाइपोथेसाइजेस, उसने ये हाइपोथेसिस दी कि ऐसा कोई न्यूट्रल पार्टिकल जिसका मास है 2.0272 U, वो एग्जिस्ट करता है, which consist of two neutrons only, दो ही न्यूट्रॉन है इसमें। और उसके लिए आपको कहा कि न्यूट्रॉन का मास आपको लेना है 1.0086 U। U मींस यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, 1.67 मान लीजिए 66 into 10⁻27 किलोग्राम। आपसे पहला पार्ट पूछा है व्हाट इज द मास डिफेक्ट, क्या है, क्या ऐसा कोई पार्टिकल एग्जिस्ट कर सकता है। अब आंसर ये भी हो सकता है कर सकता है, आंसर ये भी हो सकता है नहीं कर सकता है, पर आपको दोनों के लिए ही रीजन बताना है, कर सकता है तो कैसे और नहीं कर सकता है तो कैसे। सो का सॉल्यूशन देखिए, न्यूमेरिकल है। हमने क्या किया, चेक किया पार्टिकल का मास इतना, न्यूट्रॉन का मास इतना, दो न्यूट्रॉन है, हमने कैलकुलेट किया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट कैलकुलेट करने पे सिंपल सी कैलकुलेशन है, जोड़ बाकी, एडिशन सब्ट्रैक्शन। डेल्टा एम कैसा आया बच्चों, डेल्टा एम आया नेगेटिव, मतलब मास जो है कंस्टिट्यूएंट्स का कम है, प्रोडक्ट का ज्यादा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल तभी हो सकता है जब न्यूक्लियस अपनी एनर्जी प्रोवाइड करे, यानी न्यूक्लियस के अंदर ही हो सकता है ये रिएक्शन, न्यूक्लियस के बाहर नहीं हो सकता। तो पहला पार्ट हमने कैलकुलेट कर दिया, पूछा व्हाट इज द मास डिफेक्ट, इसको आप अंडरलाइन कर देंगे फाइनल सॉल्यूशन में। सेकंड पार्ट अलग से आंसर देंगे, बीच में थोड़ा सा गैप डाल देंगे, हियर द मास डिफेक्ट इज नेगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल का मास ज्यादा है सम ऑफ मासेस से, तो वो मास आया कहां से। तो ऐसी रिएक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए एनर्जी चाहिए होगी which is to be converted into mass, that's why such a particle can't exist। तो इसका एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस तो नहीं हो सकता। हाँ, ऐसा देखने को कहाँ मिलता है, आपको आइडिया होना चाहिए, जब एक प्रोटॉन ब्रेक होता है जो कि न्यूक्लियस के अंदर ही होती है रिएक्शन और नेचर इसको सपोर्ट नहीं करता, एक न्यूट्रॉन और साथ में निकलता है एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन को हम ऐसे दिखाते हैं, और न्यूट्रिनो निकलता है। तो बच्चों ये रिएक्शन, प्रोटॉन का मास कम है, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है, इसकी वजह से नेचर इसको सपोर्ट नहीं करता। तो इससे मिलता जुलता कंसेप्ट है जिसपे सवाल पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, A student obtains an interference pattern formed in Young's double slit experiment। तो इंटरफेरेंस पैटर्न पे बेस्ड क्वेश्चन है, इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो बच्चों ये वीडियो काफी लंबा हो गया, मैं थर्ड पार्ट में इसको लेता हूँ, सो वेट फॉर द थर्ड पार्ट।